दोस्तों आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 रूल्स। ये पांचों ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो हमें स्कूल में सिखाए नहीं जाते और इसीलिए मेजोरिटी लोग जब अपनी 40s या 50s में पहुंचते हैं तब जाके उनको ये बातें समझ में आती है, लेकिन तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है और उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट ईयर्स वेस्ट कर दिए। इनफैक्ट हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते कि काश उन्होंने हमारे वीडियोस पहले देख लिए होते तो आज उनकी लाइफ कितनी अलग होती। तो अगर आप अपनी 20s में हो तो ये 5 रूल्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक स्टोरी की हेल्प से आज हम इसे सीखते हैं। तो यहाँ पे हम रॉकी और सनी का एग्जांपल लेते हैं, जो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। दोनों 21 साल के हैं और एक टॉप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उनकी डिग्री कंप्लीट होते ही उन्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है और कंपनी उनको 30,000 पर मंथ की सैलरी देती है। अब सनी का बचपन से ड्रीम था कि वो अपना खुद का एक घर खरीदे, फिर शान से अपने घर से अपनी कार से ऑफिस में जाए और फाइनली इस जॉब से वो अपने उस ड्रीम को पूरा होता हुआ देख रहा था। तो उसने फौरन एक बढ़िया सा 3 BHK अपार्टमेंट, जो एक काफी अच्छे लोकेशन पे होता है, उसे लोन पे ले लेता है। इसे देख के उसके घर वाले और फ्रेंड्स काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि उसके डैडी ने अपना घर अपनी 40s की एज में लिया था, लेकिन यहाँ पे सनी ने तो 20s में ही घर खरीद लिया। बस बात ये थी कि उसके घर का मंथली EMI 12,000 रुपए का था, जिसपे उसको 20 साल का लोन चुकाना था। फिर वो एक बढ़िया सी कार लोन पे लेता है जिसका मंथली EMI होता है 6,000 रुपया। फिर बाकी दूसरे एक्सपेंसेस जैसे लाइट, वाटर, गैस बिल, कार के लिए पेट्रोल और खाने की ग्रोसरीज, ये सब मिला के होते ऑलमोस्ट 8,000 रुपये। और फिर सनी को हमेशा से बड़े होटल्स में खाना, क्लब्स और पार्टी में जाना बहुत पसंद था और क्योंकि अब उसकी अच्छी जॉब लग गई थी तो उसको बहुत सारे बैंक से क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स भी आने लगे। तो उसने कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी ले लिए और फिर वो बिंदास उससे शॉपिंग करने लगा, क्योंकि उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल उसके पास एक मल्टीनेशनल कंपनी का सेफ जॉब है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहा था। हर वीकेंड वो पार्टी करता या कहीं घूमने जाता। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि मंथ एंड होते ही उसके बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसे बचते नहीं थे। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड रॉकी लोन लेने में बिलीव नहीं करता था। सनी के होम लोन लेने के बाद भी रॉकी अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसने काफी सारी पर्सनल फाइनेंस की बुक रीड की थी और उसको एक लाइन याद थी कि स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। मतलब दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है और इसीलिए वो अपने लिए एवरेज बिल्डिंग में एक 1 बेडरूम हॉल किचन वाला अपार्टमेंट रेंट पे लेता है, वो भी ऐसी बिल्डिंग में जो सिटी से थोड़ी दूर होती है, ताकि उसका रेंट कम होगा, क्योंकि उसके ऑफिस के आसपास के एरिया में फिलहाल रेंट काफी ज्यादा था। तो उसका रेंट होता है 5,000 रुपया पर मंथ और क्योंकि उसका घर रेंट पे था तो उसे काफी सारे मेंटेनेंस कॉस्ट पे नहीं करने पड़ते थे और उसका बाकी का इलेक्ट्रिक, गैस और वाटर बिल, ये सब का खर्चा 8,000 रुपये का होता था, क्योंकि वो खाना थोड़ी अच्छी क्वालिटी का खाता था। और उसने फिलहाल कोई कार नहीं खरीदी, क्योंकि उससे लगता है कि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। तो वो ऑफिस की बस से ट्रैवल करता। अब रॉकी को भी बाहर घूमना पसंद था, लेकिन सबसे पहले उसने अपने लिए एक बजट बनाया, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बजट पहले से नहीं बनाया गया तो ये खर्चा ज्यादा हो सकता है। तो वो हर रोज घर से खाने का टिफिन ऑफिस लेके जाता और इसके साथ उसने फैसला किया कि वो हर महीने सिर्फ 3,000 रुपया एंटरटेनमेंट के लिए और शॉपिंग के लिए स्पेंड करेगा। जैसे कभी कभी वो मूवी देखने जाता या 2-3 महीना सेव और प्लान करके वो कोई हिल स्टेशन पे जाता। तो इसी तरह उसकी सैलरी का 15,000 रुपीज मंथली खर्चा हो रहा था और बाकी के 15,000 रुपीज वो सेव कर रहा था। वो एक काफी हम्बल और सिंपल लाइफ जी रहा था। और यहीं पे मुझे एक साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक कोड याद आता है कि सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। इसका मतलब क्या होता है हम इसे वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो उस सेव किए हुए पैसों को उसने प्लान किया कि वो उसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले उसने एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर दिया 5,000 रुपए का। मतलब ये अमाउंट उसकी सैलरी के आते ही बैंक से अपने आप निकल जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है और बाकी के 10,000 रुपए का वो खुद रिसर्च करके अच्छी कंपनी का स्टॉक्स लेता। तो ये सब खर्चा होने के बाद भी उसके पास मंथ एंड में एक्स्ट्रा पैसे बच जाते थे। और इसके साथ में रॉकी सनी को एडवाइस भी करता था कि उसे थोड़ा सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन उसके बदले सनी हमेशा उसका मजाक उड़ाता कि यार रॉकी, तू थोड़ा लाइफ को एंजॉय किया कर, अपनी जवानी में एंजॉयमेंट नहीं करेगा तो कब करेगा, तू कितना कंजूस है, देख मेरे पास गाड़ी है, घर है, तेरे पास क्या है। तो इसी बीच इन दोनों की अलग अलग सोच की वजह से एक दिन इन दोनों का झगड़ा हो गया और इस दिन के बाद इन दोनों की कभी बात नहीं हुई और सनी को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। इसी तरह काफी साल गुजर गए। एक तरफ सनी ने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए, क्लब्स में घूम के और अपने घर पे वीकेंड पार्टीज करके। दूसरी तरफ रॉकी ने अपने सेव किए हुए पैसों को अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और साथ में उसने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया, जिसमें उसने एक एम्प्लॉय को रखा। शुरुआत में रॉकी को वो ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में काफी मेहनत लगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो सेट हो गया। अब एम्प्लॉयज की सैलरी देने के बाद उसका 10-15 हजार रुपए का प्रॉफिट वहां से निकलता था, जो धीरे धीरे करके ग्रो होने लगा। तो उसकी इनकम बढ़ रही थी, पैसे अलग अलग जगह से आ रहे थे, लेकिन उसने फिर भी अपना एक्सपेंस बढ़ाया नहीं। वो वही टिफिन लेके ऑफिस जाता और ऑफिस की बस से ट्रैवल करता, क्योंकि जब भी वो अपना खर्चा बढ़ाने का सोचता
तो उसके दिमाग में यही फोटो आता कि अगर वो अपने एक्सपेंस बढ़ाते रहेगा तो वो इस रैट रेस में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी इस रैट रेस से निकलना था। तो ये सब चीजें वो साइलेंटली कर रहा था क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन उसके दिमाग में था और इसीलिए उसको देख के कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि वो एक्चुअली में अपने फ्री टाइम में करता क्या है। सबको यही लगता था कि वो अपने फ्री टाइम में कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलता होगा या बोरिंग बुक्स रीड करता होगा, क्योंकि दूर से उसका लाइफस्टाइल काफी बोरिंग दिख रहा था और इसीलिए कोई उसे रोल मॉडल की तरह देख रहा नहीं था। मतलब उसके फ्रेंड्स उसे कॉपी नहीं करते थे बल्कि सनी की लाइफ को कॉपी करते थे। और इसी तरह 7-8 साल निकल गए। फिर एक दिन अचानक से देश में पैंडेमिक शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पूरी कंट्री में रिसेशन आ जाता है। लोग शॉपिंग करना बंद कर देते और जिस कंपनी में रॉकी और सनी काम करते थे उस कंपनी के भी बुरे दिन चालू हो जाते। इनफैक्ट कंट्री की सारी कंपनीज वो टाइम पे स्ट्रगल करती है, तो उनकी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए मजबूरन अपने 500 एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है, जिसमें सनी और रॉकी दोनों का नाम होता है। ये बात दोनों को शॉकिंग लगती है क्योंकि जॉब से फायर होना किसको पसंद है। लेकिन रॉकी को इतना टेंशन नहीं होता है क्योंकि उसने हमेशा 4 कदम आगे का सोचा। उसने इस फायर के बदले अपने दूसरे फायर का इंतजाम कर लिया था। उसके पास इमरजेंसी फंड्स थे, बहुत सारी कंपनीज से उसको पैसिव इनकम की तरह डिविडेंड मिल रहा था और उसका एक ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा था। लेकिन सनी ये ले ऑफ की बात सुन के हक्का बक्का रह गया। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसको लगता था कि जॉब सिक्योरिटी रियल होती है क्योंकि बचपन से वो यही सुनता आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसको जॉब से निकाला गया तो बैंक का होम लोन और कार लोन डिपार्टमेंट सनी के पीछे पड़ गया क्योंकि उसके 20 साल के होम लोन में से आधा लोन तो भी बाकी था और कार लोन का भी 2 साल अभी बाकी था। उसके इतने सारे फ्रेंड्स जिनको वो अपना मानता था अब उसको उनकी रियलिटी पता चलने लगी। सच ये है कि इस टाइम पे सबकी हालत खराब थी, इसीलिए उसको अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों से उधार लेके गुजारा करना पड़ा। लेकिन ये भी हमेशा नहीं चल सकता, तो फाइनली उसने फैसला किया कि वो अपनी कार बेच देगा। लेकिन रिसेशन की वजह से मार्केट बहुत बुरा था तो उसको वो कार बहुत सस्ते प्राइस में बेचनी पड़ी और जो पैसे उसे गाड़ी को बेच के मिले उसको उसने फौरन होम लोन की ईएमआई के लिए भर दिया। और यही टाइम पे जब उसको लग रहा था कि इससे बुरा और क्या हो सकता है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया और उसने अपनी कार को सेल कर दिया, तभी उसको खबर मिलती है कि उसके एक फैमिली मेंबर को कोरोना वायरस हो गया है। सनी के पास इंश्योरेंस था लेकिन वो इंश्योरेंस उसकी कंपनी ने प्रोवाइड किया था और क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया तो उसका इंश्योरेंस भी अब नहीं रहा और इसीलिए उसे अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच के और जो भी थोड़े बहुत पैसे उसने यहाँ वहाँ सेव किए थे वो सारे मेडिकल एक्सपेंस में खर्च करने पड़े। मतलब अब सनी पूरी तरह ब्रोक हो चुका था और उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसको हर महीने होम लोन की ईएमआई भरनी थी और उसको जॉब भी नहीं मिल रहा था क्योंकि सब कंपनीज वो टाइम पे लोगों को निकाल रही थी, हायर कोई नहीं कर रहा था। तो उसका एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था और इसीलिए वो थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गया। यहाँ तक कि उसके दिमाग में सुइसाइड के भी ख्याल आने लगे और वो अपनी लाइफ को ब्लेम करने लगा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है। इसी बीच उसको रॉकी का कॉल आता है जो उसे अपने घर बुलाता है। अब क्योंकि ये दोनों पुराने दोस्त थे और रॉकी को सनी की खराब कंडीशन की खबर कहीं से मिल गई थी, तो जब ये दोनों मिले तो उनमें कुछ पुरानी बातें हुई। सनी ने सबसे पहले रॉकी को उस झगड़े के बारे में सॉरी कहा कि वो जोश में आके थोड़ा इगोइस्टिक हो गया था। फिर उसने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। तब रॉकी कहता है कि मैं तो उस झगड़े के बारे में कब का भूल चुका था, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था, मुझे पता है कि तू दिल से बहुत अच्छा इंसान है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बोनस रूल ये है कि दुनिया में पुअर और इगोइस्टिक लोग यानी गरीब और अखड़ू लोग बहुत सारे हैं जिनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता है जितना उनका ईगो होता है। तो ऐसे लोगों से बदला लेने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। लाइफ उनको खुद ही सबक सिखा के हम्बल बना देगी और फिर आपकी सक्सेस उनके जख्म पे एक्स्ट्रा नमक डाल देगी। तो इसीलिए एम टू बी रिच एंड हम्बल, नॉट पुअर एंड एरोगेंट। फिर रॉकी सनी को कहता है कि देख दोस्त, मैं जल्दी रिटायर होके अपनी वाइफ के साथ एक वर्ल्ड ट्रिप पे जाने का सोच रहा हूँ और मुझे चाहिए एक ऐसा भरोसे वाला आदमी जो मेरे ऑनलाइन बिजनेस का ध्यान रख सके। मुझे पता है कि तुम दिल से काम करते हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें 15,000 रुपए की मंथली सैलरी पर रख लूँ। ये सुन के सनी काफी खुश हुआ लेकिन शॉक भी। खुश इसीलिए क्योंकि उसने चैन की सांस ली कि उसके सर से वो होम लोन का और वो रिकवरी एजेंट्स का टेंशन दूर हो गया। लेकिन शॉक इसीलिए कि इतना जल्दी रॉकी रिटायर कैसे हो सकता है, अभी तो वो बस 28 साल का है। 8 साल पहले ये दोनों ने बिल्कुल एक जैसी शुरुआत की थी, लेकिन आज इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब हम इनकी लाइफ से कुछ इंटरेस्टिंग लेसन्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी में ध्यान दिया है तो सनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का सबसे पहला और सबसे मेन रीजन था लोन। सनी लोन को मैनेज नहीं कर पाया और इसका ऑब्वियस रीजन ये था कि स्कूल से हमको अच्छी जॉब, अच्छा करियर, अच्छा इंटरव्यू कैसे देना है, इन सब की एजुकेशन मिलती है, लेकिन लोन को कैसे मैनेज करना है वो नहीं सिखाया जाता है। इसकी वजह से मेजॉरिटी लोग इस मामले में फेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम उनके लिए हमेशा एक सपना ही रह जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही कोई यंगस्टर अपनी अर्ली 20s में एक अच्छी जॉब लेता है तो सबसे पहले ये बैंक वाले उसे क्रेडिट कार्ड्स बाय करने के लिए फोर्स करते, क्योंकि उस एज में आपकी जो हैबिट्स और आपका जो शॉपिंग का स्टैंडर्ड सेट होता है तो फिर वो आप उसे लाइफ टाइम तक मेंटेन रखते हो।
मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और ब्रांडेड कपड़े पहनने की हैबिट डालते हो तो फ्यूचर में आप उसे आसानी से डाउनग्रेड नहीं करोगे। और ये आपकी लाइफ का वो टाइम होता है जब लोगों के डिजायर्स सबसे ज्यादा हाई होते हैं और आपको लोन के डेंजर के बारे में पता भी नहीं होता है। इसीलिए बिल्कुल अपने शुरुआत से लोग लोन को एक नॉर्मल चीज समझने लगते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी में अपनी कंपनी के बॉस के साथ वो अपने बैंक वालों को भी बॉस बना देते हैं। अब सोसाइटी, गवर्नमेंट और बाकी सब लोग इसे प्रमोट इसीलिए करते हैं क्योंकि इस डेट ट्रैप से गवर्नमेंट, बैंकर्स और कंपनीज का फायदा होता है। अगर आप हमेशा डेट ट्रैप में या ज्यादा लोन में रहोगे तो आप ज्यादा काम करोगे, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी क्योंकि आप जीडीपी बढ़ा रहे हो, कंपनीज के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, लोग ईएमआई पे चीजें खरीद रहे हैं, उनका बिजनेस और सेल्स बढ़ता रहेगा। और बैंकर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप ईएमआई पे कर रहे हो और उनको इंटरेस्ट दे रहे हो। बस आपकी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अच्छा नहीं है, बाकी सबके लिए अच्छा है। और जब आप लोन लेते हो तो आप कंपाउंडिंग के पावर के खिलाफ जाते हो और इसके डेंजरस इफेक्ट को कि ये किस तरह आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है जो लोग कभी समझ भी नहीं पाते, इसको हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की फायर्ड सीरीज के सबसे पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आप में से काफी लोगों के लिए आई ओपनर होने वाला है। फिर दोस्तों, जब आप लोन के ट्रैप से अपने आप को बचा लेते हो तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि उन पैसों से हमें करना क्या है, क्योंकि काफी सारे लोग लोन लेने के लिए ये भी बहाने देते कि उससे उनके खर्चे कंट्रोल में रहते। जैसे अगर किसी की सैलरी 30,000 पर मंथ की है और उसको 14,000 रुपीज का ईएमआई पे करना है तो ही वो अपने बचे हुए 16,000 से अपना गुजारा करेगा। अगर लोन नहीं होगा तो वो पूरे के पूरे 30,000 स्पेंड कर देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत ही पुअर तरीका है अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने का। सही तरीका ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस खुद से ये डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल करो, जिसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। वो है 70-20-10 बजटिंग रूल। इस रूल के हिसाब से आपको अपनी इनकम का 70% अपने घर के खर्चे के लिए यूज करना चाहिए, 20% इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, और बाकी के 10% को आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके आप इस 20% के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहो, जैसे कि हमारी स्टोरी में रॉकी ने अपनी सैलरी का 50% सेव करके इन्वेस्ट किया था। तो ये 50-40-10 रूल हुआ, जो इस 70-20-10 रूल से ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पोर्शन इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। और जो लोग इस 50-40-10 रूल को फॉलो करते तो इस रूल के हिसाब से वैसे लोग 10 साल के अंदर ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते। इस चीज को भी हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, वरना आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस हो जाएंगे। फिर दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा रूल ये है कि आज भी मेजॉरिटी मिडिल क्लास लोग स्टॉक्स को रिस्की समझते कि यहाँ पे स्टेबल रिटर्न्स नहीं मिलते, जबकि रियलिटी ये है कि वही मिडिल क्लास इंसान HUL या TCS जैसी कंपनी में जब जॉब कर रहा होता है तो उसे हर महीने मिलने वाली सैलरी स्टेबल लगती है, लेकिन उसी कंपनी के स्टॉक का डिविडेंड लोगों को रिस्की लगता है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेशन के दौरान कंपनी ज्यादातर एम्प्लॉयज को निकाल के कॉस्ट कटिंग करती है, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को कम नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 के टाइम पे ये चीज एकदम खुल्लम खुला की थी। एक तरफ उन्होंने एम्प्लॉयज को निकाला और दूसरी तरफ डिविडेंड्स 10% के रेट से बढ़ाया। तो सनी को सैलरी एक कंपनी से मिल रही थी और रॉकी को डिविडेंड्स 10-15 कंपनी से मिल रहे थे। तो आप लोग मुझे बताओ कौन ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है? तो इसीलिए जॉब सिक्योरिटी रियल नहीं होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रियल होती है, जो हमेशा आपके हाथ में होती है। जॉब सिक्योरिटी हमारे हाथ में होती ही नहीं है। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का फोर्थ रूल है कंपाउंडिंग। इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है। इसका प्रूफ ये है कि लोग आज भी इन्वेस्टिंग के लिए डिले करते हैं कि वो उसे कल कर देंगे या फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि जिसको सच में ये कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट पहली फुर्सत में करेगा और डेट को हमेशा अवॉइड करेगा। क्योंकि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स जल्दी से जल्दी करते हैं और लोन अगर उनको लेना भी होता है तो वो उसे पोस्टपोन करते हैं कि चलो इसे कल कर लेंगे या फिर कभी फ्यूचर में। लेकिन फाइनेंशियली पुअर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स को डिले करते हैं और लोन जल्दी से ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फिर दोस्तों, फिफ्थ रूल है फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इंडिया में अगर आप 50-60 साल की एज तक काम कर रहे हो तो उसे बहुत अच्छा बताया जाता है कि देखो आपके डैड कितने मेहनत करते हैं, जब मन नहीं भी करता है तो भी वो जॉब पे जाते हैं, उनको फीवर होता है तो भी वो जॉब पे जाते हैं, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भी वो जॉब पे जाते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारी फैमिली की ये वैल्यूज होती है जिसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो चीज हम बचपन से देखते हैं हम उसी को कॉपी करते हैं। अब दोस्तों, पैसों से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप इससे खरीद सकते हो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये एक ऐसी चीज है जो इतना क्लियरली दिखती नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन लोग फाइनेंशियली फ्री है, जैसे अगर हम किसी की न्यू कार को देखते तो उसे कॉपी करना बहुत ईजी है, पर दूसरी तरफ अगर आप किसी फाइनेंशियली फ्री इंसान को देखते हो तो उसके सर पे कोई टैग नहीं लगा होगा आपको ये बताने के लिए कि वो फाइनेंशियली फ्री है।
तो आप लोग मुझे बताओ, ऐसे में मेजोरिटी लोग किसे कॉपी करेंगे? तो इसीलिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अनपॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ दुनिया के 1% लोग ही अचीव कर पाते हैं। क्योंकि आज भी अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो एंटरटेनमेंट के, प्रैंक के, फूड ब्लॉगर्स के, ट्रैवल ब्लॉगर्स के वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आते, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं आते क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज पता भी नहीं है। तो रॉकी क्राउड से हटके इंडिपेंडेंटली अपने लिए सोचता था और सनी क्राउड की तरह। तो जब आप मेजोरिटी लोगों के जैसा सोचोगे तो आप भी वहीं जाओगे जहां वो जा रहे हैं। अब दोस्तों, इसके लिए हम स्कूल और एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सभी फाइनेंशियली फ्री हो गए तो काम कौन करेगा? तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट सभी लोगों को बाय डिफॉल्ट एक अच्छे एम्प्लॉई और हमेशा रैट रेस में फंसे रहने के लिए ट्रेन करते, क्योंकि मार्केट में हमेशा ज्यादा रिक्वायरमेंट इन्हीं लोगों की होगी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर्स बहुत कम होते और एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते। मतलब इन्वेस्टर और बिजनेसमैन दुनिया में सिर्फ 1% होते और बाकी के 99% एम्प्लॉयज होते। तो चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी साइड में रहना है। अगर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और उस 1% के लोगों में आना है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इन 5 कॉन्सेप्ट्स के अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। जैसे एक हो गया टैक्स। रिच लोग टैक्स को समझते हैं और इसीलिए काफी ज्यादा अर्न करने के बाद भी वो बहुत लो टैक्स पे करते। जैसे इलॉन मस्क ने, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उन्होंने 2018 में $1 का भी टैक्स पे नहीं किया। लेकिन मिडिल क्लास लोगों की काफी कम सैलरी होने के बाद भी वो काफी ज्यादा टैक्स पे करते। या फिर बहुत सारे लोग टैक्स से बचने के चक्कर में बहुत सारे फेल्ड इन्वेस्टमेंट कर लेते, और इसको भी हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्स के अलावा बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में किस तरह एंटर करना है वो नहीं समझ पाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, इंश्योरेंस या गारंटीड इनकम पॉलिसीज को किस तरह रीड करना है वो भी नहीं समझ पाते। तो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजों के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की भी डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप मिनी रिटायरमेंट से लेके फायर और फिर अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम यानी फायर्ड तक, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली विथ डिविडेंड्स तक पहुंच सकते हो। इन सारी टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके कवर करेंगे, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि मैं आप लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी फाइनेंशियली एजुकेट हो जाए और आप एक दूसरे को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में सपोर्ट करो। फ्री में नीचे कमेंट करके बताओ कि और कौन सी टॉपिक है जो मुझे इस फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज में कवर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।